गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी यूपीएसआई एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अब तक हमने कुल मिलाकर के 18 सेट्स को डिस्कस कर लिया है। एग्जाम के कंपैरिजन में इनका लेवल थोड़ा हाई रखा है। इसका रीज़न ये है कि ये आप जो बच्चे रेलवे की भी साथ में एग्ज़ाम देंगे और जो SSC की एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी ये सीरीज बेनिफिशियल रहे। साथ ही इनकी PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वासु स्टडी IQ, हमारा टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा डाउट ग्रुप है। इसके अलावा स्टडी IQ ऐप के ऊपर आप जा कर के हमारे स्मार्ट कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला सवाल आपके सामने है, एक बेहतरीन सवाल। 25 सेकेंड्स का आपके पास यहाँ पर टाइम है। अप्रोच आपको बताई गई है कि कैसे डील किया जाता है, एक बार ट्राई करके देखें। चलो भाई देखते हैं क्या कहा इसने। फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपको दो बात बताई थी कि इस पैटर्न पर दो कैटेगरी के सवाल बनते हैं। एक कैटेगरी ये है जिसमें आपको ये कह दे √x माइनस √y, और हमेशा ध्यान रखना है कि x और y का जो डिफरेंस होता है यहाँ पर वो फिक्स रहता है। क्लियर है? जैसे सवाल क्या बनाएगा, आपको कह देगा √7 माइनस का √5, ऐसे ही यहाँ अगर देगा तो √8 माइनस √6। एक कैटेगरी तो ये हमने डिस्कस की है। जिन बच्चों ने कंटिन्यूस ये सीरीज देखी है उनको अच्छे से पता होगा कि हम इस हिसाब से काम करते हैं यहाँ पर, कि आपको ये भी पता रहे कि यहाँ ये संभावनाएं बनती हैं। ये वाला जो पैटर्न होता है यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर पहला पार्ट मैं √x मानूं, दूसरा पार्ट √y मानूं, तो यहाँ पर x प्लस y का जो रिजल्ट है वो क्या है, हमारा फिक्स है। क्लियर है? जैसे 8 प्लस 5 13, 7 प्लस 6 13, 10 प्लस 3 13, 11 प्लस 2 13। एक सवाल और आ सकता है मन में कि अगर सर डिफरेंस और एडिशन सेम नहीं होगा तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, एग्जामिनर आपका वहां पर कॉमन सेंस चेक करना चाहेगा कि आप डील कर पाते हैं या सवालों को नहीं डील कर पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि एक मेरे पास √17 दे दिया, एक √33 दे दिया, ठीक है। एक हमें दे देगा जैसे √19 दे देगा, और यहाँ पर एक हमें दे देगा √34। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, 16 का है और यहाँ पर कितने का है, 15 का। तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना कि चीज़ें जो पूछी जाती हैं आपसे उनका एक रीज़न होता है पूछने के पीछे। या तो उसका कोई कॉन्सेप्ट होगा, जैसे यहाँ सवाल चल रहा है, या फिर एग्जामिनर चाह रहा होगा कॉमन सेंस चेक करें। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस की संभावना कम मिलती है आपको एग्जाम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं। इनमें से कोई कहे बड़ा कौन सा है, तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि √17 से ये बड़ा है और इस वाले से ये बड़ा है। तो कहाँ डिफरेंस की बात हुई, ये वाला जो पार्ट है अपना बड़ा हो गया। तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनके ऊपर अगर आपने डिटेल में काम कर रखा है तो आप सारी की सारी एग्जाम रिलेटेड संभावनाओं को ईजी वे में खत्म कर सकते हैं। चलो भाई, लॉजिक हमने समझ लिया कि दो टाइप के सवाल हमारे आएंगे, सोल्व कैसे करेंगे। अब जब हमने इसे थ्योरी में पढ़ा था तो इसका कंक्लूजन हमने देखा था। अब एक बात गौर से देखना, जिन बच्चों ने ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया था, क्या आपको सच में वो आज कंक्लूजन याद है? तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे उस कंक्लूजन को भूल गए होंगे। तो हमें पता है कि हम सारी की सारी चीज़ों को नहीं रट सकते, दिमाग के कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होती हैं। तो फिर क्या करें? तो इनको सोल्व करना सीखते हैं। सोल्व करने का तरीका क्या था कि अगर आपका 3 2 से बड़ा है तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या 3 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बड़ा होगा ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सभी का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर कितना बन गया भाई, 13 बन गया। फिर क्या आएगा, 2 इंटू में 8 गुणा 5 40, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे 7 प्लस 6 13 आ गया। फिर 2 इंटू में 7 गुणा में 6 42 आ गया। यहाँ देखो स्क्वायर करोगे तो 13 बन गया, प्लस का 2 इंटू में √10 गुणा 3 30 आ गया। यहाँ पर फिर ऑब्जर्व करना 13 तो ये बनेगा ही 2 और √22।
इतना सा काम करते ही आपके दिमाग में तुरंत बात सेट हो गई होगी कि कौन सा बड़ा है। देखो सब में 13 इन्वॉल्व है, सब में प्लस का साइन है, मतलब 13 में कुछ जोड़ा जाएगा। जो भी ऐड कर रहे हैं उसको डबल करके ऐड कर रहे हैं। तो सारी की सारी स्थिति किस पर डिपेंड हो गई? इन लिखे हुए पार्ट्स पर। अगर जिस पार्ट की वैल्यू ज़्यादा है उसका रिजल्ट आपका क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहां से देखना जरा, रूट 42 सबसे बड़ा है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटा पूछ रहा आपसे तो ये वाली वैल्यू आपकी सबसे छोटी है, तो ये आपका मिनिमम होगा। आप इन सवालों को दो तरीके से कर सकते हैं। एक बच्चे जो इनको कहते हैं ट्रिक, ठीक है, मैं प्रीफर नहीं करता है। रीज़न ये है कि एक चांस बनता है कि इसके अंदर भूल जाए, ठीक है। ट्रिक के अंदर क्या ध्यान रख लोगे कि भाई जहां पर देखो इन दोनों का गैप कितना बन रहा है 9, इनका कितना बन रहा है यहाँ पर 7, इनका 1, इनका 3। तो जहां पर आपका गैप मैक्सिमम होगा उसका रिजल्ट क्या बनेगा? फाइनली मिनिमम निकल के आएगा। तो कोई बच्चा अगर इसको ट्रिक के थ्रू डील करे, बाकी मैं प्रीफर नहीं कर रहा, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। मैथ्स में छोटी छोटी ऐसी सैकड़ों बातें होती हैं, सबको रटा नहीं जा सकता। तो फिर एग्जाम में कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें? आपको पता है कि सवाल इस टाइप से ही पूछा जाएगा। एक छोटा सा काम आपने माइंड में करके देखा यहाँ पर क्या, कि भाई स्क्वायर करेंगे तो 13 बनेगा सबके अंदर, फिर प्लस आएगा 2 × में, यहाँ से क्या बना 40, 42, 30, 22, सबसे छोटी वैल्यू ये है, ये लो हो गया मिनिमम, लिखा जा सकता है ना। तो मेरा पूरा प्रयास यही रहता है हर बच्चे को ये समझाना कि भी जो ट्रिक वाला रास्ता उसे छोड़ने का प्रयास करें। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग, आपको पता चल गया है कि 2 टाइप के सवाल बनेंगे, तो यहाँ पर ये बातें अगर मैं ध्यान रख लेता हूँ या सोल्व करूँगा तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, तो इजीली सोल्व हो जाएगा। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने इंस्टॉलमेंट का है। 25 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से अटेम्प्ट करके बताएं। देखो काम की बात सुनो, यहां से पूरा का पूरा अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इंस्टॉलमेंट का। और ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती हैं वो इजी कैटेगरी में आती हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती हैं, कॉन्सेप्ट उनका भी आसान होता है, लेकिन उनमें कैलकुलेशन थोड़ी सी फंस जाती है। तो कई बार एसआई की इंस्टॉलमेंट आपको दिखने में चैलेंजिंग लगती है। सीआई की इंस्टॉलमेंट या किस्तों का सवाल हमेशा क्या ध्यान रखना है? आसान होता है। कैसे डील करोगे देखना, इसने आपसे एक सिंपल सी बात कही कि किसी ऋण को, कोई ऋण है आपके पास 2 समान वार्षिक किस्तों के अंदर, एनुअली इसको लौटाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो ये तो इसने बहुत ही आसान काम दे दिया, 10% के साथ डील करवा रहा है। जो वार्षिक रूप से कंपाउंडेड हो, चक्रवृद्धि हो, प्रत्येक किस्त कितनी है भाई? 5,808 रुपए की इस योजना में लिया गया कुल ब्याज ज्ञात करें। अब काम की बात सुनो, देखो आप कोई पैसा उधार लेते हैं और उसे आपको 1 साल बाद चुकाना होगा, और रेट हमारी चलेगी 10%। तो आप क्या कहेंगे कि सर 10 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं तो 1 साल में इसका 10% 1 रुपया हो जाएगा, तो 11 रुपये आपको चुकाने होंगे। अगर आपने 10 रुपये उधार लिए हैं तो आपको 1 साल के बाद 11 रुपये पे करने पड़ेंगे। एक बात क्लियर हो गई? चलो, अगर मैं किसी से पैसे उधार लेता हूँ 10% रेट से, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ठीक है। तो मुझे कितने रुपए लौटाने होंगे? असल में देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट 2 साल की है, इसका मतलब वो 2 छोटे और आसान सवालों से बनी है। अगर आपको 3 साल का टाइम दे रखा है तो हमेशा मान के चले कि वो 3 आसान सवालों से बनी है। मेरा आपसे बस इतना ही सवाल है कि आपने 10% की रेट से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा उधार लिया है, तो कितना पैसा तो मैं प्रिंसिपल मानूं और कितना पैसा मैं अमाउंट मानूं? इसका तरीका क्या था? सिंपल था। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। 2 साल के लिए निकालोगे तो क्या मानोगे? 10 का स्क्वायर 100 रुपये मानोगे। पहले साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 10 रुपये, ब्याज पर ब्याज 1 रुपये, तो कुल मिलाकर के 100 रुपये, और इसके ऊपर ब्याज कितना बन गया है? 21 रुपये। कितने रुपए चुकाओगे? 100 रुपये उधार लिए हैं तो आप 121 रुपये चुकाओगे। खेल इतना सही है।
अब ये जो दो बातें आपने देखी है ना कि अगर आपने 10 रुपए उधार लिए हैं तो आपको 1 साल बाद 11 चुकाने हैं, अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो आपको 2 साल बाद 121 रुपए चुकाने हैं। इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा ये सवाल डिपेंड करता है। तो चलो इसको ट्राई करते हैं। देखना क्या करते आप सीधे मानते कि भाई पहले साल उसने कुछ पैसा चुका दिया, 10 रुपए उधार लिए थे तो उसने कितने पे कर दिए, 11। वो दूसरे साल भी तो पैसे पे कर रहा है, तो आप कहोगे कि 100 रुपए उधार ले लिए हैं तो दूसरे साल में 121 रुपए पे करने होंगे, मान लेते हैं। अब हमें नहीं पता उसने टोटल कितने उधार लिए थे, हम बस इतना मान रहे हैं कि उसे 11 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में। इसका मतलब उसने 10 रुपीज उधार लिए होंगे। उसने 121 रुपए चुकाए हैं सेकंड ईयर के एंड में, तो मस्ट रहा होगा कि उसने उधार कितने रुपए लिए होंगे, 100 रुपए। अब एग्जामिनर की जो कंडीशन है उसको जस्टिफाई कर दो। उसने क्या कहा, हर एक इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है, 5,808 रुपए की। तो क्या ये 11 रुपए और 121 रुपए इंस्टॉलमेंट है, ये इक्वल है? तो आप कहेंगे नहीं सर, इक्वल कैसे बनाए, इसको गुणा कर दो आप 11 से। कर दिया पूरे को। जैसे ही आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली बात हट करके 11 से करोगे 110 रुपए बन जाएगी, और ये वाली बात क्या बन जाएगी, 121 रुपए। अब इस सवाल को आसान भाषा में समझना। आसान भाषा क्या कहती है कि अगर आप 110 रुपए किसी से उधार लेते हो, 1 साल के एंड में अगर आप उसको चुकाना चाहोगे तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 121 रुपए। अगर आप 100 रुपए उधार लेते हो और दूसरे साल के एंड में उसे चुकाना चाहोगे तो आपको कितने चुकाने होंगे, 121 रुपए। यही तो हमारा सवाल था कि कुछ पैसे उधार लेने हैं। तो टोटल हमने कितने रुपए उधार ले लिए भाई, हमने टोटल रुपए उधार ले लिए 110 और 210 रुपए। चुका कैसे रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट 121 रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट हमारी 121 रुपए की। चुका दिया 121 में। कुल मिलाकर के अगर मैं एक इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो 121 मेरा इसको रिप्रेजेंट करता है, 5,808 रिप्रेजेंट करता है किसको, 121 को। एक की वैल्यू मैंने निकाल ली है। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कुल ब्याज ज्ञात करो। तो देखो कुल मिलाकर के इसने 121 और 121 के हिसाब से 242 रुपए पे किए हैं। इंटरेस्ट कितना पे किया है भाई, इंटरेस्ट पे किया है 32 रुपए का। तो मल्टीप्लाई कर दो 32 से इसको, यहाँ से आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी। 11 से काट लोगे, 11 11 121, 11 से काटोगे 5 बार, 3 बचा, 11 गुणा 2 22, 11 8 88। फिर 11 से काटोगे, 11 4 44 और 8 88। मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 32 को 48 से। तो 48 इंटू 2 96, कैरी आपके पास आ जाएगा 9। 48 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 144 में 9 जोड़ दोगे आप, 144 में 9 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, 153। ये हमारे पास इसका क्या बन गया, रिजल्ट। क्लियर है। अब इसके लिए आपको नीड क्या है, थोड़ा सा आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा हो, ये सवाल बेसिक से आपने सीख रखे हो। जल्दी हम लोग एक एसआई और सीआई के इंस्टॉलमेंट पर भी वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। चलो, जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई है सारी की सारी, एग्ज़ाम अप्रोच क्या होगी फिर। एग्ज़ाम अप्रोच भी तो सीखते हैं हमेशा। एग्ज़ाम अप्रोच को ध्यान से सुनना। 10% दे दिया है, 10 रुपये उधार लिए हैं, 1 साल बाद 11 चुकाने होंगे। 100 रुपये लिए हैं, 1 साल के बाद 121 रुपये चुकाने होंगे। लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट तो 11 की है, तो 11 से गुणा करोगे 121 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 121 सेकंड इंस्टॉलमेंट। पहला प्रिंसिपल 110, दूसरे वाला आपके पास 100। तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया भाई, 210 रुपये। चुकाए कितने हैं, 242। एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 5,808 रुपये है, एक की वैल्यू 121 आ गई। आपने कितने रुपए दिए हैं ब्याज के रूप में, 32 रुपये। सोल्व कर दो। तो हमेशा ध्यान रखना कि चीज़ें क्या हैं आपको डिटेल में समझनी होंगी। मैंने कहा ये जो 2 छोटे सवालों से बनता है, उन सवालों को आप अलग अलग देखो कि 1 साल बाद कैसे पैसा चुकाया जाता है, दूसरे साल बाद कैसे पैसा चुकाया जाता है। ऑल ओवर कंक्लूजन बस इतना सा ही है, इसको सोल्व करना था, कंक्लूजन निकल के आ जाएगा। चलो भाई, अगला सवाल देखना। यहाँ पर हम लोग एक बेहतरीन बात भी सीखेंगे। आपके पास इसको सोल्व करने के लिए 20 सेकंड का टाइम है। जल्दी से आप इसको ट्राई करके बता दें क्या रिजल्ट होगा। और आजकल जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे आपको
सुपर कंप्रेस्ड फॉर्म में मिल रहे हैं। सुपर कंप्रेस्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इनकी क्वालिटी जो दिखने में बहुत ज़्यादा डिग्रेड नहीं हुई है, लेकिन इसकी जो साइज़ है वो हमने डिक्रीज कर रखी है। तो हमेशा आप देखें तो पूरा प्रयास करें कि इसको 720 पिक्सल के अंदर देखें, जिससे आपको पढ़ाई का भी फील आए और आपका बहुत ज़्यादा डेटा भी कंज्यूम ना हो। चलो भाई, देखना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कहा कि इसका अंडर रूट आपको बताना है। ठीक है भाई, 4 आपके पास रिजल्ट दे दिए। एक तरीका हमारा सोचने का ये हो सकता था कि किसी भी संख्या का आप अंडर रूट निकालेंगे और उसकी परफेक्ट वैल्यू निकल रही है और यहाँ पर सारी की सारी टर्मिनोलॉजी प्लस की है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू फंसी होगी a+b का होल स्क्वायर, जिसका आपने अंडर रूट किया होगा वो a+b आया होगा। एग्जामिनर कभी भी इस फॉर्म में बात को नहीं देता है। एग्जामिनर थोड़ी चालाकी करता है कि बच्चे को कैलकुलेशन में फंसा लें। तो वो क्या करेगा, a² देगा आपको, फिर b² की टर्म देगा, फिर 2ab की टर्म आपको देता है। और यहाँ पर ये वाली जो आपको टर्म दिख रही होती है ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू k मिलती है और प्लस आपके पास 2ab आपको ढूंढना पड़ता है और उसके थ्रू इसका रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर दिमाग लगाना चाहूँ तो मेरी 2ab की टर्म वो होगी अंडर रूट वाली। रीज़न ये है कि एक पार्ट में तो जैसे कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू रही होगी, 3 रही होगी, कांस्टेंट वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 बना होगा। एक अंडर रूट की वैल्यू 7 रही होगी तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 बना होगा। 9 और 7 उसने 16 कर दिया। ठीक है, तो वो तो आपको एक अलग ही फॉर्म में दिख जाता है, जैसा कि यहाँ पर आपका 16 बन रहा है। ये जो टर्म होती है ये हमें बताती है अंडर रूट के बारे में। अलजेब्रा में हमने इस पर चर्चा की थी काफ़ी ज़्यादा। अब सोल्व कैसे करेंगे उस बात को देखो। इस टर्म को आप ध्यान से लिख लो, ये 16 हो गया। इसको 2ab में ब्रेक कर दो, 2 इंटू में 3 इंटू में अंडर रूट 7। किसकी टर्म है भाई, ये है 2 इंटू में a इंटू में b की। अब ये वाली टर्म कौन सी है, फिर ये वाली टर्म है a² प्लस b²। इसको जस्टिफाई करवाना पड़ता हमेशा कि 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर करोगे 7 आ जाएगा, क्या बन गया आपका 16। तो इसका मतलब ये बात क्या हो गई आपकी, जस्टिफाई हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि एग्जामिनर इस बात को ऐसे ना लिख करके चाहता तो क्या लिख सकता था, 3 प्लस का रूट 7 और उसका होल स्क्वायर लिख सकता था ना। एग्जामिनर ये वाली बात आपको ना देकर चाहता तो वो ऐसे लिख सकता था। और आपसे कहा उसने अंडर रूट निकालो, तो आप कहते हैं अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 7। बात नंबर 1, ये वो तरीका है जो आपको सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, अलजेब्रा में हमने इसको सीखा भी था। कौन सा पैटर्न था हमारा, स्क्वायर का पैटर्न था, उसमें हमने इस बात को प्रॉपर मैनर में सीखा भी था। अब दूसरी और काम की बात सुनो कि चलो कोई बच्चा कह देता है कि मुझे नहीं निकालना आता सर, कोई और समाधान हो सकता है क्या। तो दूसरा समाधान है आपका कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के साथ समस्या ये है कि इसका नाम तो छोटा सा दे दिया कॉमन सेंस, और ये है इतना आसान नहीं। जितना कॉमन सेंस इसका नाम है उतना कॉमन ये है नहीं। एक सिंपल सी बात बताओ, यहां जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका अंडर रूट करने पर आपको ये वैल्यू मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। तो क्या मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि यहां जो भी वैल्यू है अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, मिलेगी। आसानी बात है भाई, यहां जो भी नंबर है उसका अंडर रूट करने पर इन चारों में से कोई एक रिजल्ट निकल के आएगा। अंडर रूट करने पर इन चारों में से कोई एक रिजल्ट निकल के आएगा। तो मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी तो कह सकता हूं, यहां जो कुछ भी दे रखा उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बनेगा। एग्री हो इस बात से, हो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 में 7 जोड़ दिया, 16 में 7 जोड़ोगे तो 23 बन गया। 2ab तो चेक ही नहीं करना, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ 16 बनाना है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे 16 और 7 तो 23 तो पहले ही बन गया। फिर प्लस 2 इंटू 4 इंटू रूट 7, पूरा क्यों चेक कर रहे हो, आपको पता चल गया ना कि 2ab की टर्म में अंडर रूट मेंटेन होगा। और वो जो पहले पार्ट हमने सोल्व किया कौन सा, a² प्लस b², उसकी वैल्यू 16 होनी चाहिए, लेकिन वहां कितनी बन गई 16 प्लस 7। यहां भी नहीं होगा फिर तो, क्योंकि यहां भी वही बन रहा है। 3 प्लस रूट 7 की वजह से ये बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 रूट 7 का स्क्वायर 16। फिर 2 इंटू में 3 इंटू में रूट 7 जस्टिफाई हो गया।
यहाँ ये होता, आप कहते नहीं होता सर। क्यों होता? क्योंकि इसके अंदर माइनस का साइन आता, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस का साइन। एग्जाम में कैसे डील करते? एग्जाम में देखो, जो आपने जो हमने स्क्वायर के अंदर पढ़ा था उसके हिसाब से अगर आप दिमाग लगाते तो आप कहते कि सर ये माइनस वाले तो वैसे ही नहीं होने। कैसे होंगे माइनस वाले? यहाँ प्लस का साइन है, गायब कहाँ कर दिया आपने साइन को माइनस वाला? नहीं संभव है। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा? 16 + 7 है, 7 और 6 23 और प्लस 8√7 आ गया। ये तो वैसा ही नहीं है, तो फिर बचा क्या? ये वाला। तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि बिल्कुल हमारी एग्जाम अप्रोच बहुत बेहतरीन होती है, हम अलग अलग मेथड निकाल लाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इसको डील करने का नॉर्मल तरीका, उसको एक बार सीखो, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर मैं सीधे ही आपको ये करवाता और ये कहता कि दुनिया ऐसे करती है लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे, तो आपके मन में और ज़्यादा खुशी बनती कि यार हम गजब के टीचर से पढ़ रहे हैं, वो ऐसे करवाता नहीं है, लेकिन उसके आउटकम दूरगामी अच्छे नहीं निकल के आएंगे। इसलिए मेरा हमेशा फोकस रहता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जो हमारी एग्ज़ाम अप्रोच है उसको आप सीखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से फ़ायदा ये होगा कि आपके सवाल नहीं छूटेंगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम अप्रोच का ये फ़ायदा होगा कि जो भी आप सवाल अटेम्प्ट करेंगे वो स्पीड से अटेम्प्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, देखना ज़रा। एक लाइंस का क्वेश्चन है आपके पास, 20 सेकेंड का टाइम है, 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है। अटेम्प्ट करके बताओ भाई क्या रिजल्ट होगा। देखो, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक कवर करवा देता हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। इसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट आपने लिया, इसके कोऑर्डिनेट एक्स आपका 1 हो गया, वाई 0 हो गया, एक्स आपका 2 हो गया, वाई 0 हो गया, यहाँ एक्स आपका 3 हो गया, वाई 0 हो गया। फाइनली जो बात निकल के आती है वो ये कहती है कि अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? हमेशा 0। ठीक है, सेम टू सेम ये की ये बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। 10 लेक्चर मैंने डाले थे जिसके अंदर हमने एसएससी सीडीएस जितनी भी जो भी ढंग की एग्जाम है उनके लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रखी है। तो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो यहाँ जा करके पढ़ सकता है। तो आपको एक काम की बात क्या ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऐसे ही वाई एक्सिस के ऊपर जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का वो क्या रहता है? 0 मेंटेन रहता है। तो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर, मान लो लाइन यहाँ से गुजर गई, यहाँ काटा, तो आप क्या कहोगे? इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 0 होगा। कंपलसरी है ना। लाइन मान लो यहाँ से आती, वो वाली हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा। लाइन कल को यहाँ से भी गुजरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने एक छोटी सी बात ये अंडरस्टैंड की है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी लाइन कहाँ से जा रही है, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रही है, एक्स एक्सिस को जहां वो कट करेगी वहां वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी वैल्यू को फंसा करके यहां रखो। जैसे ही आप वाई को 0 करोगे, देखना जरा, x/2 ये आपका क्या हो गया? 0। क्या बचा? 5। तो x की वैल्यू यहां से सीधे क्या लिख देंगे? 10। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो? x, y। इसे क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हो? अब्सिसा। इसको क्या कहते हो? ऑर्डिनेट। तो एक पॉइंट का अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप सीधे सीधे कह दो कि भाई x कोऑर्डिनेट इसका 10 हो गया और y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया। x कोऑर्डिनेट इसका 10 हो गया, y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो गया। इजीली डील कर सकते हो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने ज्योमेट्री का एक बेहतरीन सवाल है। उम्मीद है आप इसे जिसको आता होगा वो वर्बली कर सकता है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो समस्या रहेगी। 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। एक बार के लिए आप इसको अटेम्प्ट करके बताएं कि क्या रिजल्ट होगा।
देखो भाई, काम की बात सुनना। क्या कहा कि एक शेप दे रखी है, उसमें एंगल ए एम डी की वैल्यू, ए एम और डी आपकी वैल्यू जो है वो 130 डिग्री है, 130 डिग्री है। ए बी क्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यहाँ से ए बी और क्यू, ये पूरा का पूरा एंगल आपसे पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब काम की बात सुनना कि एग्जामिनर पूरा का पूरा प्रयास ये करता है बच्चे को फंसाने का। उसने ओ दे दिया, ओ को मार्क नहीं किया कि यहाँ है या इस पर है या इस पर है। तो एक काम की बात तो ये सुनो, अगर आपका कभी भी सेंटर से ये जो डायमीटर अगर ए बी इस टाइप से गुजरता, सेंटर अगर इसका ओ होता, तो ये वाला जो एंगल है ये हमेशा क्या निकल के आता है, 90 डिग्री। तो यहां से बिल्कुल कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। उसने ओ दे रखा है, लेकिन वो ओ इस लाइन के ऊपर तो नहीं है। कौन सी वाली पर, ए बी के ऊपर। एक तो काम की बात ये है, क्योंकि ऐसा डाउट आ सकता है कि कोई बच्चा इस टाइप से, जैसे मैं अभी सोल्व तो करवा दूं इसको करेक्ट मैनर में, रिजल्ट भी आ जाए, फिर कोई बच्चा घर पे ट्राई करे तो वो तो ये कहेगा ना कि सर ये 90 होता है, ये टेंजेंट है, तो इधर वाला 90, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, 90 इसका क्या है, कंप्लीटली गलत है। ठीक, एग्जामिनर ऐसे डायग्राम क्यों देता है, इसलिए देता है कि आप उसके साथ फंसे रहें, कि उसमें दिमाग लगाएं, यार दिखने में तो लग ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, क्या दिख रहा है उस बात को छोड़ो, इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां अगर 90 होता, वो नहीं भी देता, तो हम कहते कि ए बी जो है वो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक, चलो, डायमीटर सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो फिर डील कैसे करेंगे। एक छोटी सी प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने आपको, AST, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। पढ़ाते टाइम क्या कहा था कि जिस बच्चे को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता है, अगर इस पर बेस्ड सवाल आ गया, जिसे पता है वो वर्बली सवाल को डील कर देगा, जिसको नहीं पता है उसके लिए चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या था, एक सर्कल होता है, उसकी एक टेंजेंट होती है, और फिर क्या दिया जाता था कि इसके ऊपर एक ट्राइंगल बनता है, और कंक्लूजन क्या था इसका, अगर यहाँ पर एंगल आपका थीटा बन रहा है तो इस टेंजेंट और इस साइड के साथ भी एंगल थीटा बनेगा। अगर यहाँ आपका अल्फा बन रहा है तो इधर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा, अल्फा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं पढ़ी है तो ज्योमेट्री का जो सर्कल वाला सेक्शन है पहली ही क्लास में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, रेलवे सीरीज में हमने एकदम धूमधाम से इसको पढ़ा भी था, प्रूफ भी करके बताया था। अब काम की बात सुन लो, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहाँ लगती है, एक आपको दिखता है सर्कल, फिर उसके आपको एक दिखती है टेंजेंट, और जहाँ टेंजेंट टच करती है उसको यूज करके एक ट्राइंगल बनाया जाता है। ट्राइंगल के तीनों वर्टेसेज या फिर शीर्ष सर्कल की सरकमफेरेंस पर होते हैं। कंक्लूजन उसका ये वाला है, थीटा इधर बनेगा तो इसके जो सामने की साइड है वो टेंजेंट के साथ एंगल क्या होगा, थीटा। इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, तो फिर आप कहोगे सर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रही है, कैसे, एक आपको दिखा सर्कल, एक दिखी टेंजेंट, एक आपको दिखा ट्राइंगल। अगर ये 130 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ जो बनेगा वो 130 है। हमसे दूसरी तरफ का एंगल पूछा जा रहा है, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर है, 90 डिग्री उसने इसीलिए डाला, वो भी उसने इसीलिए डाला कि कोई बच्चा फंस जाए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 25 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से आप मुझे इसको अटेम्प्ट करके बता दें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पच्चीस सेकंड तो लगेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आप इन सवालों को माइंड में भी तो डील कर ले जाते हैं। चलो भाई, और एक नोटबुक पेन है साथ में लेकर के बैठा करें, रीज़न समझें कि अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा भी लग रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं कि नहीं सर पहले हम वीडियो देख लेते हैं और बाद में नोटबुक पेन लेकर के जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको मेंशन कर लेते हैं, नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। इतना आपने मेरे ऊपर फेथ कर रखा है तो मैं भी नहीं चाहता कि आप मेहनत करें, उसकी डायरेक्शन कुछ आलतू फालतू हो जाए। डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए। क्या करें, आप नोटबुक और पेन लेकर साथ में बैठें। मैं आपको जितना टाइम देता हूं 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड तो हम बहुत कम सवालों में यूज करते हैं, उतनी देर के अंदर स्क्रीन पर सवाल आया, आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य ये है 1 घंटे का शानदार यूटिलाइजेशन हो जाए आपका। तुरंत के तुरंत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। रीज़न ये है कि एग्जाम में भी रैंडम ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे जैसे कह रहे थे कि सर चैप्टर वाइज भी करवा दो, एग्जाम में देखो चैप्टर वाइज कुछ आना है नहीं, रैंडम सवाल आएंगे तो रैंडम ही उनको अटेम्प्ट कर दो। चैप्टर वाइज मैंने आपको पढ़ा रखा है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उन क्वेश्चंस के अंदर उनकी वैलिडिटी जो है वो ख़त्म हो गई है।
नहीं, वो वैसे ही हैं। पहले भी 5 साल पहले भी पूछे जाते थे, आज भी पूछे जा रहे हैं, भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो यूटिलाइजेशन करें, टाइम को इतना ज़्यादा आपको किल नहीं करना है, टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है। और जब आप अनवांटेड अलग अलग डायरेक्शन में खूब मेहनत कर लेते हैं, दिशा सही नहीं होती है, तो माइंड थकना स्टार्ट हो जाता है कि मैंने खूब मेहनत किया, आउटकम अच्छे नहीं निकले। ठीक है भाई, नोटबुक पेन साथ लें। 2 साल के एंड में एक निश्चित राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज 408 है, उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखो, एक आपके पास फर्स्ट ईयर है, एक सेकेंड ईयर है। पूरी बात को डिटेल में समझा देता हूँ कि आपका अगर यहाँ पर प्रिंसिपल होता है तो उसका R% क्या मिलता है आपको, ब्याज मिलता है। यहाँ जितना भी है इसका R% आपको ब्याज मिलता है, इसका R% आपको ब्याज मिलता है। ये किसकी बात चल रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। यहाँ और यहाँ जो वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल के इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट बना है वो आपका अलग से ब्याज हो गया और पूरा मिलकर CI कहलाएगा। 2 साल में कितना मिला है SI 400, तो हर साल कितना मिला होगा, 200 और 200 मिल गया। अब टोटल कह रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो 408 है, तो 200 200 400 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया, लिखा जा सकता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही तो काम होता है कि इसका R%, 200 का आपको क्या निकालना है, R%। किसको बता रहा है भाई, 8 को बता रहा है। परसेंटेज इसको खत्म कर देगा, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ये लिख सकते हो। चलो एग्जाम पर आते हैं। एग्जाम के अंदर आपको ये बात तो मेरे ख्याल से माइंड में अच्छे से सेट होगी कि अगर एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा तो जो ऊपर वाले 10% बच्चे हैं उनमें से कोई भी बच्चा इस सवाल को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमें हकीकत के धरातल में जीना है। मैं अगर आपको ये कह दूं ये सवाल तो होगा ही नहीं आधे बच्चों से, हमें कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाले जो 10% है वही आपके कंपटीटर है, 90% तो भीड़ है, देखा और फॉर्म डाल दिया, उनको आता होगा। हमें क्या लेनी है, लीड। तो बात को अंडरस्टैंड क्या करो, हमने अच्छे से पढ़ा था कि 2 साल में अगर 400 रुपये मिलता है तो पहले साल 200, दूसरे साल भी 200 मिल गया। फिर आप कहोगे कि सर 408 मिलता है, CI करें तो 200 200 400 हो गया, 8 रुपये ये है। 200 का 8 रुपये कितने % है भाई, 208 अपोन में 200, 100 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 4%। तो ऐसे सवाल आपको कैसे करने हैं, माइंड में लिखना भी चाहो तो इतना सा लिखना, 8 रुपये ब्याज मिला है किस पर, 200 रुपये, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, 100 इससे कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4। ये भी आपकी एक टेक्निक्स होती हैं जिनकी कई बच्चे आदत डेवलप कर लेते हैं, ऐसे कई बच्चे मैंने ऑफलाइन में देखे हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसको डील करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो है 30 सेकंड का। एक बार प्रयास करें, चर्चाएं करते हैं कि क्या क्या संभावनाएं बनती है ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए। देखो, काम की बात यहां से सुनो, x² बराबर y प्लस जेड, y² बराबर z प्लस एक्स, z² बराबर x प्लस वाई, 1/x प्लस 1, 1/y प्लस 1, 1/z प्लस 1। देखो, एक तो ऑब्जर्व करना, जो कंडीशन पूछने का तरीका आपका सेम चलता है, कंडीशन एक सेम, फ्लो सेम है, इसका वैल्यू सेम नहीं है, फ्लो सेम है। जैसे आपको एक रीजनिंग जैसा सा आभास होता है कि x² है, फिर y प्लस जेड आ गया, फिर y² ले लिया, उसके बाद z प्लस x आ गया, सेम टू सेम यही फ्लो इसने पूछने भी मेंटेन कर रखा है कि जैसी आपकी पहली बात है वैसी दूसरी बात है, वैसी आपकी तीसरी बात है। ऐसे सवालों को एक तो हम डील कर सकते हैं वैल्यू पुट से, ठीक है, वैल्यू पुट पर बिल्कुल मैं चर्चा करता हूं अभी, लेकिन उससे पहले हम लोग सीख लें कि अगर बाई चांस भविष्य में किसी जगह वैल्यू पुट करने में हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं तो कैसे डील करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कंडीशन दी जाती है उसी को अप्लाई करना होता है सवाल में। कंडीशंस का एक पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना यहाँ पर कंडीशंस का, तो पूछने का भी एक ही पर्टिकुलर पैटर्न है। तो आप अगर इस बात को सोल्व करने में सफल हो गए तो आप दोनों बातें माइंड में सोल्व कर ले जाएंगे। तो आप कहोगे कि सर एक ही बात सोल्व करनी है तो कर लेंगे। कैसे करोगे, या तो x की वैल्यू आप पुट करो, x की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, √y प्लस जेड। फिर आप कहोगे कि सर अंडर रूट की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर y प्लस जेड रख देंगे
प्लस का 1 है, अगले में y है तो z प्लस एक्स का अंडर रूट, अगले में z है तो x अंडर रूट में x प्लस वाई। इससे क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इससे हमें क्या सीख मिली? गलत पुट कर दिया। ठीक है, क्या एग्जाम हॉल में पुट करके देखोगे? नहीं, इतनी मूर्खताएं नहीं करनी है। आपको पता चल गया कि अगर अंडर रूट में ही वैल्यू यहाँ पर आप यहाँ उठा करके रख दोगे, समस्या पैदा होगी। तो फिर क्या करें? एक कॉमन सेंस लगाओ। अगर एक्स स्क्वायर होता ना यहाँ पर तो वैल्यू आसानी से रखी जा सकती थी। तो आप कहोगे कि हाँ, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर बना लो। सॉरी, इसको हटाते हैं। आप क्या करो, ऊपर और नीचे x का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर x आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का x क्रिएट होगा। अब देखना, इस एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या रख दोगे? y प्लस जेड। गौर से देखोगे तो पहली स्टेप क्या बनी? x अपोन में x प्लस वाई प्लस जेड बन गई ना। अगले में देखना जरा, अगले में ऊपर y आ गया, y स्क्वायर प्लस वाई, वाई स्क्वायर की जगह z प्लस एक्स, मतलब एलसीएम उसका भी आ गया। ऊपर क्या है? y। ऐसे ही तीसरे में भी नीचे x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, ऊपर z। सबका एलसीएम आपका ये होगा, सबको जोड़ोगे ऊपर की तरफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक दूसरे से कटेगा, रिजल्ट क्या आ गया? 1। ठीक है, तो एक समझदार इंसान की तरह आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस सवाल को सोल्व करने का यही बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये तरीका आपको आना चाहिए। रीज़न ये है कि कल को एग्जामिनर घुमा फिरा के कोई बात कहेगा तो आपकी बात दिमाग में सेट हो जाएगी। तीनों चीज़ों का पैटर्न एक जैसा है, एक बात को सोल्व कर देंगे, काम चल जाएगा। एक बात को सोल्व करना है तो यहाँ जो एक कंडीशन दे रखी है उसका यूज ही आपको करना है। मेरे हिसाब से ये सवाल जनरल अप्रोच से भी माइंड में हो जाता है। ठीक, चलो दूसरी बात पर आते हैं, वैल्यू पुट करने पर। जब भी कभी इस टाइप की आपको मिलती हैं कंडीशंस तो आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट में क्या माने? तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप यहाँ पर क्या कर दो, x बराबर वाई प्लस जेड कर दो। जब भी कभी पूछने का पैटर्न एक जैसा है, 2-3 कंडीशन दे देता है, एक ही फ्लो में चलती हैं, तो बेटर क्या रहेगा? 1 2 3 5 कुछ मानने से बेटर है x बराबर वाई बराबर जेड मान लो। जैसे ही आप मानोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स एक्स 2x हो गया। x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई? 2 आ गई। तो इस वैल्यू को अगर आप लिखोगे तो ये कितनी बन जाएगी? 1 अपोन में 2 + 1 3। इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3, तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, ऐड करोगे तो 3 टाइम्स आ जाएगा, रिजल्ट क्या होगा? 1 लिखा जा सकता है। कैसे भी आप करो, ये सवाल आपका माइंड में होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस ना करें। रीज़न ये है कि कई बार क्वालिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर क्वांटिटी क्वेश्चंस की डिक्रीज ऑटोमेटिक हो जाती है। आपके पास इसको सोल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई करके बताएं क्या रिजल्ट होगा। ध्यान से इस बात को समझना थोड़ा सा। बात क्या है कि tan a अपॉन 1 - cot a ये पैटर्न दे रखा है, रिजल्ट्स आपकी परफेक्ट वैल्यू हैं। तो हमने क्या जाना था कि ऐसे सवाल हमेशा ही हमें क्या करने हैं? वैल्यू पुट से। वैल्यू पुट आसान आपको दिख नहीं रही है यहाँ पर, चाहो तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो, लेकिन सिंप्लीफाई करोगे तो पूरा डेटा आपको एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। भले ही आप स्क्रीन से सीधे सीधे नोटबुक के अंदर एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देंगे, तो बेटर क्या है वैल्यू पुट पर ही चल लें, कुछ तो आसान रहेगा ही मामला। तो ये सवाल वैल्यू पुट से तो होने ही थे, क्योंकि इनका रिजल्ट क्या आ रहा है? इंटीजर वैल्यू आ रहा है, कोई पर्टिकुलर है। इंटीजर नहीं भी होते 1/2 होता, √3 होता। कहने का मतलब यहाँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक इन्वॉल्व नहीं है। सवाल वैल्यू पुट से करेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, पूरा प्रयास ये रहेगा वैल्यू पुट से कर ले जाए। अब क्या रखें फिर वैल्यू? 0 और 90 रखोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, टेन और कोट का इन्वॉल्वमेंट हो रखा है, समस्या पैदा कर सकते हैं इनफाइनाइट की वजह से। 45 वैसे नहीं रख पाओगे क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 - 1 इनफाइनाइट, ये 1 - 1 डिवीजन 0 का होकर इनफाइनाइट। तो बेटर क्या रहेगा फिर? कोई नॉर्मल सी वैल्यू उठा लो, जैसे थीटा की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू क्या कर लें? 30 डिग्री ले लें। देखना tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई? 1 अपोन में √3। यहाँ पर इसको काम में ले लेता हूँ। 1 - cot 30 की वैल्यू क्या होगी? √3 प्लस का साइन,
कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में √3 लिखा जा सकता है। -2 अपॉन में साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना जरा यहाँ पर क्या बनेगा आपका। एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1, ये वाला, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। √3 नीचे आ जाएगा तो ये बनेगा √3 - 3 लिखा जा सकता है। या फिर इसको भी छोड़ो, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं। 1 अपॉन √3 और यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस का √3 प्लस ये देखना √3 ऊपर नीचे जब ये चला जाएगा नीचे, यहाँ पर तो क्या मेंटेन होगा ये √3 - 1 और ऊपर जा करके कितना मेंटेन हो जाएगा 3। ये बात आपकी एज इट इज पड़ी है। जब आप इस पार्ट को यहाँ से सोल्व करेंगे, इस पार्ट को जब आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो √3 इंटू में √3 माइनस का 1 हमारा क्या आ गया एलसीएम। ऊपर क्या बचा यहाँ पर आप कहेंगे सर ऊपर बचा है माइनस का 1। रीज़न क्या है ये 1 माइनस √3 हमने क्या ले लिया था √3 - 1। यहाँ ऊपर की तरफ आपकी वैल्यू क्या मेंटेन होगी तो आप कहेंगे कि सर √3 - 1 तो है 3 का √3 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो क्या बन चुका था ये 4 अपॉन में √3। एक मिनट भाई, हमने उलझा दिया है तो सवाल को, इतनी समस्या तो पैदा नहीं करनी चाहिए थी। चलो फिर भी ट्राई कर देते हैं एक बार। √3 अगर आप एलसीएम लोगे तो चैलेंजिंग हो जाएगा ना थोड़ा सा। चैलेंजिंग तो होगा थोड़ा सा। चलो खैर इस बात को एक बार के लिए स्किप करो भाई, स्पेस लेकर चलना चाहिए था। ठीक है, कोई मेरे ख्याल से एरर तो नहीं हुई होगी। एक ही वैल्यू हमने क्या ले ली थी 30 डिग्री। अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ इस बात को। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। ठीक है भाई, 1 माइनस कोट 3 की वैल्यू हो गई √3 प्लस का साइन कोट 30 की वैल्यू आपकी होती है √3 अपॉन में 1 माइनस इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन में √3 -2 अपॉन में इसकी वैल्यू क्या होगी 60 √3/2। 2 ऊपर चला गया। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, बेटर क्या रहेगा रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज कर देंगे तो ये वाली 1 माइनस √3 है, ऊपर जाएगा गुणा करोगे 1 प्लस का √3 आ जाएगा, नीचे 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2 -2 अपॉन √3 मेंटेन प्लस ये पार्ट आपका ऊपर चला गया तो ऊपर क्या बन गया आपके पास 3। ये √3 - 1 है, रेशनलाइज करोगे तो ऊपर क्या चला गया √3 + 1 और नीचे क्या बन गया है भैया आपका 2 और माइनस का यहाँ पर क्या करोगे 4 अपॉन में √3। ये आपका रिजल्ट बन गया। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी तक कोई इशू नहीं चल रहा है। एलसीएम पूरे का ले लोगे 2√3। इतना लंबा जाना तो नहीं चाहिए था भाई ये सवाल, जितना चला गया। 2√3 आ गया, ये वाली वैल्यू -1 और माइनस का √3 2 ले लोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे √3 के साथ तो ये 3√3 है, रूट से और मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया आपके पास 9। ये आपका 3 है और इसको 2 के बाद 3√3। ठीक है भाई, और ये माइनस का क्या बन गया यहाँ पर 8। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वैल्यू 9 है, ये 8 और ये इससे ख़त्म हो गया। √3 अगर हम लोग यहाँ से कॉमन ले लें, √3 कॉमन ले लें तो इससे कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है 3 - 1 2/2। रिजल्ट क्या रहा है भाई 1। ठीक है, अब थोड़ा सा चैलेंजिंग, अब तक हमने जितने भी अब तक भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल डिस्कस किए थे उनमें थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो गया। एक समाधान आप बस इतना निकाल लेना, एक ट्राई करके देख लेना भाई। लंबा जा रहा है तो फिर और तो क्या समाधान करें, 3 लाइनें बन गई इसके एक तरीके से। ठीक है, एक समाधान ये कर लेते हैं कि आप इसको एक बार साइन अपॉन में कोस करके भी ट्राई करके देखें। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अब ये ना मान के चलें कि हर सवाल तुरंत के तुरंत सोल्व हो ही जाता है, कि पहले से ही हम लोग माइंड प्रिपेयर करके रखते हैं कि इसको 2 लाइन में ही ख़त्म करना है। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, एक ट्राई कर लेना ज़रूर, और कोई बेहतर मेथड मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि भाई ऐसा भी हो सकता था। चलिए भाई, अभी 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। लैंग्वेज को रीड करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है। भाई ध्यान से समझना जरा, इसने क्या कहा कि 2 सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। एक सर्कल तो मैंने ये बना लिया
और एक सर्कल में ये वाला बना लेता हूँ, दोनों एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। कितनी दो वृत्तों पर अधिक से अधिक कितनी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों पर होनी चाहिए। वैसे तो एक सर्कल के ऊपर आप अनंत ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन दो सर्कल हैं तो दोनों पर होनी चाहिए। तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कितनी आई, दो आई होंगी। एक तो ये टेंजेंट हो गई, एक आपकी ये वाली टेंजेंट हो गई, ठीक है। तीसरी भी ड्रॉ हो रही है क्या, देखो किसी पॉइंट पर टच कर रहे होंगे, ये कट थोड़ा ना कर रहे हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना, टच कर रहे हैं एक पॉइंट पर। तो इस पॉइंट के ऊपर भी एक टेंजेंट हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी आपके पास, 3। एग्जामिनर क्या क्या सवाल बना सकता है अगर इससे थ्योरी के सवाल पूछे तो बात को समझना। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो बाहर से, अनंत। अगर दो सर्कल आपके दूर दूर है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। दो सर्कल अगर आपके एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो कितनी ड्रॉ हो सकती हैं। दो सर्कल अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो कितनी ड्रॉ हो सकती हैं। दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो कितनी ड्रॉ हो सकती हैं। अगर दो सर्कल में से एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। इतने ही थ्योरी के सवाल बन सकते हैं टू सर्कल्स पर। अनंत आ गया, यहाँ पर देखना एक ड्रॉ हुई, दूसरी ड्रॉ हुई, टेंजेंट की तरह बनाना भाई थोड़ा सा। एक इधर भी ड्रॉ होती है, एक इधर भी ड्रॉ हो सकती है, तो कितनी बनेंगी, 4। यहाँ पर देखो एक टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट और तीसरी टेंजेंट, तो ऐसे केस में कितनी, 3। कट करते हैं तो एक टेंजेंट और दो टेंजेंट, 2 बनती हैं। इंटरनली टच कर रहे हैं, एक पॉइंट होगा, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। यहाँ से कितनी होंगी एक दूसरे पर। अगर अंदर वाले पर ड्रॉ भी करोगे तो बाहर वाले को कट करेगी, तो कॉमन टेंजेंट इस टाइप से बनती है। तो उम्मीद है सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने क्या कहा, 15 सेकंड का टाइम है, बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बिल्कुल 15 सेकंड में ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या कहा, 20 व्यक्तियों की एवरेज एज जो है वो 1 ईयर 6 मंथ से बढ़ जाती है जब 25 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु क्या है। देखो हमने पढ़ा था ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए बेस वैल्यू कंसेप्ट, बेस वैल्यू कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। अब काम की बात सुनो, 20 आदमी हैं, इनमें से आपने एक आदमी को, कितने साल का, 25 साल का आदमी है, इसको कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया। अब मुझे सिंपल सी बात बताना, अगर बाहर से 25 ही साल का आदमी वापस आ जाता तो एवरेज एज पर क्या फर्क पड़ता। आप कहते सर 25 साल एज का आदमी है, इसको हमने बाहर भेज दिया और 25 ही साल का अगर हम दूसरा ले आएंगे तो हमारी एवरेज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज रहेगा। तो इसका मतलब इतने साल का आदमी ले आओगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इसने कहा चेंज हुआ है, वो चला गया, हर आदमी की एज वापस आया है, एक नया आदमी 1 साल 6 महीने बढ़ गई, तो इसका मतलब इतनी एज के अलावा भी कुछ लाया होगा। इस एज का ही आदमी वापस आता तो नो चेंज होता, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एज भी तो है इस आदमी के पास 25 साल के अलावा, जिससे आते ही ग्रुप की एवरेज एज 1 ईयर 6 मंथ से बढ़ गई, 1.5 साल से बढ़ गई। और कितने लोग हैं ग्रुप में, ग्रुप में ये खुद भी आ गया, तो 20 लोग हैं, हर आदमी की एज कितनी बढ़ी है, 1.5 ईयर, 1.5 कितने लोगों की, 20 लोगों की, 1.5 इंटू में 20, कितने साल एक्स्ट्रा है, 30 साल एक्स्ट्रा। तो इस आदमी के पास एक्स्ट्रा एज कितनी है, 30 ईयर। तो आप क्या कह सकते हो, ये आदमी जो आया है इसकी उम्र कितनी है, 55 ईयर्स। कभी भी ऐसे सवाल टोटल से ना करें, टोटल के अंदर बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। कोई भी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, सिंपल है, यूट्यूब पर सर्च करें दिस चैप्टर बाय वासु सर, सीधे सीधे स्टडी IQ के आप ऊपर आपको वीडियोस दिख जाएंगे। चलो भाई अगला सवाल है, जल्दी जल्दी कुछ सवाल करते हैं। आपके पास 20 सेकेंड्स का टाइम है, अटेम्प्ट करके देखो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा। देखो क्या कहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है यदि उस उत्पादन की लागत, कर देना भाई यहाँ पर, उस उत्पादन की लागत
20% बढ़ जाती है तो उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बात को समझो। पहले अनु कोई भी चीज़ बनाती थी 100 रुपये लगते थे, 25% अधिक रेट लिख देती थी, मतलब कितने में बेचती थी भाई? 125 रुपये में। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 20% बढ़ गई, तो इसका मतलब अब इसी चीज़ को बनाने में कितने रुपए लगेंगे? 120 रुपये। अब इसने क्या कहा कि भाई पहले जिस रेट पर बेचती थी इसको 10% और बढ़ा दिया। 10% कितना होगा भाई? 12.5। ये 3 वैल्यू हमेशा ही ध्यान रखना, आसान होती है, ये वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती है। 12.5 ऐड करोगे तो कितना हो गया? 137.5। अब बात को समझना, यहां से यहां जाओगे तो कितने का इंक्रीज हो गया है? 17.5 का। आज उसका आर्टिकल 120 में बन रहा है, आज की डेट में वो 137.5 में बेच रही है। प्रॉफिट कितने का हुआ? आप कहेंगे प्रॉफिट होगा 17.5 का। किसके ऊपर? 120 पर। परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये इससे कटा, इसकी वजह से पॉइंट हटा दिया। 12 का डिवीज़न हम लोग इसके अंदर करेंगे तो एक बार चला गया, कितना बचा? 5। 12 गुणा 4 हमारे पास 48। 14 पॉइंट का एक ही ऑप्शन है तो हमने टिक मार दिया। कुछ सुधार की संभावना है क्या इस सवाल में? क्या इस क्वेश्चन में कुछ सुधार करने की संभावना आपको लग रही है? लग रही है। देखो कैसे, 100 रुपये की चीज़ को 125 में बेच रही थी, आज वो चीज़ 120 में बन रही है, तो नई सीपी आपके पास 120 आ गई, मतलब इसी पर ही तो आपको कैलकुलेट करना है। पहले सेलिंग प्राइस 125 थी, 10% और बढ़ा दिया, 12.5 और बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 137.5 कितने का प्रॉफिट? 120 रुपये में आज चीज़ बन रही है, 125 में पहले ही बेच रही थी, 12.5 और बढ़ा दिया, तो कितने का? 17.5 का। परसेंटेज में बदलना है, गुणा 100, एक तो इसको ख़त्म कर देगा, ये किसको ख़त्म कर देगा? डिवीज़न एक बार, 12 4 48, 14 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट हो गया ये वाला। ये कुछ स्मार्ट अप्रोच होती है, देखो ऊर्जा लगती है इन चीज़ों के अंदर। चाहता तो मैं भी कह देता कि भाई वो तरीका कर लेना। जहाँ कहीं भी टाइम बचने की संभावना होगी, मैं हमेशा हर क्वेश्चन में उतनी एनर्जी डालने का प्रयास करता हूँ कि कोई बच्चा सच में ही मैथ्स को सीखना चाहता है और एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से, जस्ट सोल्व करना नहीं, एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से, तो हर सवाल में हम लोग उतना डेडिकेशन दिखाते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखना क्या कहा। 20 सेकेंड का टाइम आपके पास, जल्दी से आप इसको डील करके बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है और उसके अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, प्रॉफिट कितना? बात को ध्यान से समझना। 100 रुपये का कोई आर्टिकल है, उस पर 120 रुपये लिख दिए हैं और लिखने के बाद 10% का डिस्काउंट, 10% 12 रुपये हो गया, कितने में बेचा? 100 का आर्टिकल 108 में, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 8%। कोई चित्रकारी नहीं करनी, कोई आलतू फालतू काम नहीं करना। अगर डेटा आसान दे दिया है, क्योंकि जितने भी सवाल हम यहाँ कर रहे हैं मैंने डिज़ाइन नहीं किए हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं और इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आसान भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं। आसान सवाल है, क्या करोगे? 100 एक फ़ोन बनाया, 20% अधिक मार्क किया, 120 लिख दिया, 10% का डिस्काउंट, 12 की छूट, 120 का आर्टिकल 108 में बेचोगे। 100 का आर्टिकल असल में 108 में बेचा गया है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 8% का। वर्बली हो सकता था। चलो भाई, एक सवाल आपके सामने, 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है, अटेम्प्ट करके आप मुझे बताएं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो भाई, आपके पास 3 लोग हैं। इसने क्या कहा? ए, बी और सी एक काम को अलग अलग क्रम से 16, 32, 48 दिन में कर सकते हैं। वे साथ साथ काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन बी का काम खत्म होने से 8 दिन पहले, बी काम खत्म होने से 8 दिन पहले और सी जो है वो 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने दिन में पूरा हुआ? पहले तो डिसाइड करते हैं टोटल वर्क कितना है, अलग अलग तीनों की इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी आ गई मतलब क्वेश्चन आसान हो गया।
इसको नंबर ऑफ डेज 16 लग रहे हैं, इसको 32 लग रहे हैं, इसको 48 लग रहे हैं। सबका एलसीएम 16 और 32 का तो 32 ही होता है, 32 और 48 का 96 होगा। टोटल वर्क कितना है, सबकी इफिशियंसी निकालोगे, 16 6 बार, 32 3 बार और 48 2 बार, इफिशियंसी हो गई। इस सवाल को आसान भाषा में ले जाओ। अब आसान भाषा क्या है, तीनों को मिलकर के 96 लड्डू खाने हैं, तीनों को मिलकर 96 लड्डू खाने हैं। ए क्या करता है, हर रोज 6 लड्डू खाता है, बी क्या करता है, हर रोज 3 लड्डू खाता है, सी क्या करता है, हर रोज 2 लड्डू खाता है। क्लियर है। अब क्या हुआ, मान लो 96 लड्डू खाने थे, तीनों ने मिलकर कारवां स्टार्ट किया, ये 6 खाएगा, ये 3 खाएगा, ये 2 खाएगा, 6 3 9 2 11 लड्डू हर रोज खाएंगे। ठीक है, काम 9 पॉइंट्स कुछ डेज में खत्म हो जाता। लेकिन एक सिनेरियो क्रिएट हुआ कि काम खत्म होने से पहले बी कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा 8 दिन पहले, 8 दिन पहले इसने कहा कि मैं तो काम छोड़ करके जाऊंगा। फिर हमने कहा कि यार हमने तो पूरे प्लान में तेरे को शामिल कर रखा है, वो बोला नहीं जाऊंगा। तो हमने एक दिमाग लगाया, एक तो वो तरीका है जो नॉर्मली करते हैं, ट्रेडिशनल इक्वेशन बना करके उसको अवॉइड कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क में जो हम एग्जाम अप्रोच फॉलो करते थे उसको डील कर रहे हैं। बी ने क्या कहा कि मैं तो 8 दिन पहले ही काम छोड़ करके जाऊंगा। हमने कहा भाई 96 लड्डू खाने हैं, हम तीनों मिलकर हर रोज 11 खाएंगे तो खा लेंगे मिल करके। ये बोला नहीं जाऊंगा, तो हम इसको क्या करते हैं, पकड़ के शामिल करते हैं कि नहीं तू रहे। अगर अब ये लड्डू खाएगा हमारे साथ तो समस्या क्या पैदा करेगा, ओरिजिनल काम मतलब सवाल की कंडीशन डिस्टर्ब कर देगा। तो हम इसको पकड़ के तो लाते हैं 8 दिन के लिए, लेकिन हर रोज ये 3 लड्डू खा सकता है, तो 8 दिन में कितने खाएगा, 24 लड्डू। तो हमने बाहर से 24 लड्डू भी मंगवाए, बी को पकड़ के भी रख लिया 8 दिन के लिए। तो ये हमारे 96 लड्डू को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, चुपचाप हर रोज 3 खाएगा, 24 मंगवाए 3 उठा करके खा लेगा। फायदा क्या हुआ, ए तो शुरुआत से अंत तक काम कर ही रहा था, बी भी शुरू से अंत तक काम करता रहेगा। बात नंबर तीसरी, सी भी कह रहा है कि मैं 6 दिन बचे हुए हैं काम होने में, मतलब तो कह रहा है मैं तो छोड़ के जाऊंगा काम। तो हम क्या करते हैं, सी को भी पकड़ते हैं। अगर जबरदस्ती रोक लिया तो 96 में से हिस्सा मांगेगा, तो ये हर रोज 2 लड्डू खा सकता है। तो सी 6 दिन पहले जाएगा, तो हमने कहा 6 दिन और रुक जा, और 12 लड्डू बाहर से मंगवा लिए, हर रोज अपने 2 उठाना और खा लेना। फायदा क्या हुआ ऐसा करने का, ऐसा करने का फायदा ये हुआ, ए ने, बी ने और सी ने शुरू से लेकर अंत तक साथ साथ काम किया। तो नीचे जो 11 है उसको चेंज नहीं करना पड़ा, इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी। चलो अब डील कर लेते हैं। 6 4 10 2 12 9 2 11 12 और 1 13, 132 का 11 में डिवीजन करोगे कितनी बार गया है, 12 बार। रिजल्ट क्या आ गया, 12 डेज। और जहां मैंने ये एग्जाम अप्रोच से आपको और भी सिखाए थे एसएससी में, वहां तो मैंने ये भी कहा था कि ये जो चित्रकारी करते हो इसको अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल संभव है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके पास 25 सेकंड्स का टाइम है, आप इसको अटेम्प्ट करके बताएं। 25 सेकंड का आपके पास टाइम है कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या निकल के आएगा। देखना जरा, संख्या 94*2357 नंबर में लिख लेता हूं। नंबर आपको दे रखा है 94*2357 में स्टार को किससे रिप्लेस करें, 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट था, जो ओड प्लेस पर नंबर है इन सबको जोड़ दो। ऐसे ही इवन प्लेस, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, छठे नंबर पर, सबको जोड़ दो। इन सबको ऐड करोगे तो देखना 9 स्टार है, फिर 3 है, 10 7 3 10 और 9 19 प्लस स्टार। एक डिफरेंस ये आ गया, 19 प्लस स्टार आ गया इनका सम। इनका सम कितना आ रहा भाई, 5 2 7 और 4 11, ये 11 आ गया। इनका आप डिफरेंस लोगे, डिफरेंस या तो 0 बने या 11 से डिविजिबल हो। तो यहां से देखना जरा, 19 में से 11 चला गया, आपके पास क्या बचा, 8 प्लस जो स्टार है वो आपका क्या है, 11 से डिविजिबल। स्टार की जगह क्या रखें कि 11 से ये सम डिविजिबल हो जाए, तो आप कहेंगे कि स्टार की जगह 3 रख लो। तो क्या हो जाएगा, 8 + 3 11 डिविजिबल। तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूजन है वो ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है,
उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको हमारे सेशंस कैसे लगते हैं। अब एक काम की बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। काम की बात ये है कि अभी जल्दी ही स्मार्ट कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं मेरे मैथ्स के, और वो जो जितने भी जो कोर्सेज आपके लॉन्च होंगे मैथ्स के, उसके अंदर हम लोग सारी की सारी एग्जाम्स, हालांकि वो जैसे लॉन्च होता है मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। कहाँ मिलेंगे ये आपको? स्टडी IQ ऐप आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ सर्च करें स्टडी IQ, वहाँ से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। फिर स्मार्ट कोर्सेज के अंदर जैसे ही लॉन्च होता है मैं आपको यहाँ टेलीग्राम पर इसकी लिंक दे दूँगा। हम जो क्लासेस डिस्कस करते हैं उनकी PDF आपको यहाँ मिल जाती हैं। पुरानी PDF और पुरानी क्लासेस के लिंक भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसी के अलावा हमने एक डाउट ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है जहाँ पर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। अपनी UPSI की जो सीरीज़ है, असल में आप आपने किया होगा कि इसका लेवल बिल्कुल SSC के जैसा ही है। तो जो बच्चे SSC की कोई भी एग्ज़ाम CGL CPO SI दे रहे हैं वो इनको ज़रूर देखें। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।